नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स इंस्पायर्ड में। आज हम बात करेंगे लिमिटलेस किताब की, जिसे जिम क्विक ने लिखा है। ये किताब हमारे दिमाग की अनंत क्षमता को अनलॉक करने के तरीके सिखाती है। जिम क्विक खुद एक मेमोरी एक्सपर्ट है और इस किताब में उन्होंने बताया है कि हम अपनी लर्निंग स्पीड और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। जब लेखक जिम क्विक बच्चे थे तो उन्हें दिमाग में गंभीर चोट लगी थी। इस वजह से उन्हें सीखने में बहुत दिक्कतें होने लगी। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इसके ऊपर से उन्हें अक्सर बदमाशा भी परेशान करते थे। एक बार तो एक टीचर ने उन्हें टूटा दिमाग वाला लड़का तक कह दिया था। सालों तक लेखक को लगता रहा कि चोट की वजह से उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कॉलेज में क्विक को समझ आया कि कोई और तरीका भी है। उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें बेहतर तरीके से सीखना था। उन्होंने कुछ ऐसे तरीके ढूंढे जिनसे वो ज्यादा ध्यान लगा पाए, उनकी याददाश्त तेज हो और वो बहुत तेजी से नई चीजें सीख सके। जैसे लेखक को शायद आपको भी अपने बारे में कुछ गलत धारणाएं हों। इस सारांश से आपको पता चलेगा कि अगर आप अपने सोचने के तरीके, अपने मनोबल और सीखने के तरीकों में थोड़ा सा बदलाव कर लें तो आप भी अपने आप को सीमित नहीं रखेंगे। आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी? टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी आसान बनाती है, लेकिन हो सकता है कि ये हमारी सीखने की क्षमता को कम कर रही हो। क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी? सवाल तो आसान है, लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। एक तरफ देखें तो स्मार्टफोन और टैबलेट बहुत आजादी देते हैं। ये हमारे दिमाग के कुछ कामों को आसान बना देते हैं। बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन शायद नहीं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इस डिजिटल आदत की वजह से समस्याएं हो रही है। उनका मानना है कि इससे हमारे दिमाग की सोचने समझने की क्षमता कम हो रही है। सोचिए, हम कैसे लगातार काम करते करते नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, मैसेज करते हैं। एक न्यूरोसाइंटिस्ट डैनियल जे लेविटन का मानना है कि इससे दिमाग का ईंधन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और हम तनाव में रहने लगते हैं, थकान भी महसूस करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि टेक्नोलॉजी तो हमारी जिंदगी आसान बनाती है, लेकिन हो सकता है कि ये हमारी सीखने की क्षमता को कम कर रही हो। हमारे पास हर तरह की जानकारी उंगलियों पर है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि स्टडीज बताते हैं कि आजकल एक औसत इंसान 1960 के दशक के मुकाबले 3 गुना ज्यादा जानकारी लेता है। लेकिन इतनी सारी जानकारी लेना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो, क्योंकि जब भी जरूरत पड़े हम किसी भी चीज की जानकारी इंटरनेट से ले सकते हैं, तो हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। ये किसी मांसपेशी की तरह हो जाती है, जो अगर इस्तेमाल ना हो तो कमजोर पड़ जाती है। दूसरी तरफ अगर हम खुद से याद करने की कोशिश करते हैं तो इससे याददाश्त मजबूत होती है। टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारी गहराई से सोचने समझने की क्षमता भी कम हो सकती है। इंटरनेट पर हर मुद्दे पर बहुत सारे विचार मिल जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये अच्छी बात है, इससे हम हर मुद्दे को अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अलग अलग विचारों की तलाश में नहीं होते। हम बस उन विचारों को ढूंढते हैं जिनसे हम पहले से सहमत हैं और उनका इस्तेमाल अपने विचारों को और मजबूत करने में करते हैं। इससे हम दूसरों के विचारों को ही मान लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हम तर्क करने और समस्याओं को सुलझाने में कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने दिमाग को अच्छे से रखें। जिम क्विक कुछ सुझाव देते हैं। एक आसान सा सुझाव, खासकर आज के डिजिटल युग के लिए, यह है कि हर रोज 30 मिनट के लिए अपने सभी गैजेट्स बंद कर दें। इस समय में आप आराम कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं या बस अपने दिमाग को भटकने दें। लेकिन क्या होगा अगर आप गैजेट्स के साथ बहुत ज्यादा समय बिताते हैं? क्या इससे आप और आपका दिमाग हमेशा के लिए बदल जाएगा? शायद नहीं। कितनी बार तुमने सोचा है कि मैं दूसरी भाषा सीखने में बहुत गधा हूं, मेरी याददाश्त तो बिल्कुल ही खराब है, या मैं इस सब्जेक्ट में तो बिल्कुल फेल हूं। जब हम बहुत ज्यादा समय दूसरों से अपनी तुलना करने में लगाते हैं तो अक्सर हमें ये लगने लगता है कि हम किसी भी मामले में उनसे कम हैं। लेकिन ये सोच हमें अपनी पूरी काबिलियत दिखाने से रोकती है। हो सकता है आज तुम्हें अपनी उपलब्धियों से खुशी न हो,
लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कल तुम नहीं चमकोगे। जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं, हमारा दिमाग हाईली न्यूरोप्लास्टिक है। मतलब ये कि पूरी जिंदगी भर इसमें बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि हम सब अपने दिमाग को बदल सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि किशोरावस्था के बाद दिमाग की क्षमता पूरी हो जाती है और फिर तो बस गिरावट ही गिरावट है। लेकिन सौभाग्य से इसके उलट भी बहुत सारे सबूत हैं। चलो लंदन के टैक्सी ड्राइवरों को देखते हैं। उन्हें लाइसेंस लेने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है और एक बहुत ही मुश्किल परीक्षा भी पास करनी होती है। लंदन का एक टैक्सी ड्राइवर सिर्फ 10 किलोमीटर के इलाके में 25,000 सड़कों को याद करने में 3 से 4 साल लगा देता है। इतनी सारी सीखने की वजह से उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। शोधकर्ताओं ने लंदन के टैक्सी ड्राइवरों की तुलना आम लोगों से की तो पाया कि ड्राइवरों के दिमाग में याददाश्त के हिस्से में ज्यादा ग्रे मैटर होता है। हजारों सड़कों को याद करने की प्रक्रिया से उनके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। इससे उनके दिमाग की संरचना ही बदल जाती है और वो और भी बड़ा हो जाता है। इसका मतलब हमारे लिए क्या है? अच्छी खबर यह है कि हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपने दिमाग से कुछ झूठ निकालने होंगे। झूठ का मतलब है सीमित विचार। हमारे दिमाग में डाला गया सबसे बड़ा झूठ यह है कि हमारा आईक्यू जीवन भर एक जैसा ही रहता है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ, आईक्यू टेस्ट के नंबर तो लगभग एक जैसे ही रह सकते हैं, लेकिन आईक्यू ये नहीं बताता कि हम कितना सीख सकते हैं और ना ही ये हमारी असली बुद्धि दर्शाता है। हमारी बुद्धि तो बदल सकती है और बढ़ भी सकती है। ये झूठ, ये सोच कि आईक्यू तय है, बहुत सीमित करने वाली और नकारात्मक है। हर किसी में जीनियस बनने की काबिलियत होती है, बस हम अक्सर इसे मानना ही नहीं चाहते। तो शायद अब वक्त आ गया है कि हम इन झूठों से खुद को मुक्त करें और सकारात्मक सोचना शुरू करें। नकारात्मक विचारों को दिमाग से निकाल दो। नकारात्मक विचारों को दिमाग से निकाल दो और उनकी जगह सकारात्मक विचारों को लाओ। हर रोज हम हजारों लाखों विचार सोचते हैं। इनमें से बहुत से सवाल होते हैं और कई तो बार बार आते रहते हैं। इन सब में कुछ ऐसे प्रमुख सवाल होते हैं जो बाकी सवालों से ज्यादा आते हैं। उदाहरण के लिए, लेखक को एक बार टोरंटो में एक फिल्म के सेट पर अभिनेता विल स्मिथ के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला। कलाकार और पूरी टीम सर्दियों की ठंड में रात के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर रहे थे। ब्रेक के दौरान स्मिथ और लेखक ने देखा कि एक अभिनेता के दिमाग में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, मैं इस अनुभव को और भी जादुई कैसे बना सकता हूं। स्मिथ ने इस सवाल के मुताबिक ही काम किया। आराम करने की जगह उन्होंने सबको हॉट चॉकलेट पिलाई और चुटकुले सुनाए। इससे सबका अनुभव बहुत ही अच्छा हो गया। इसका मतलब साफ है कि नकारात्मक विचारों को दिमाग से निकाल दो और उनकी जगह सकारात्मक विचारों को लाओ। तो अब तुम सोचो कि तुम्हारे दिमाग में बार बार कौन से सवाल आते हैं और क्या वो सवाल तुम्हारे लिए फायदेमंद है? दुर्भाग्य से हम में से बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसे ही नकारात्मक या हतोत्साहित करने वाले सवाल आते रहते हैं, जैसे लोग मुझे कैसे पसंद करें, मैं कैसे गायब हो जाऊं। इस तरह के सवाल कुछ नहीं करते, बस हमारे असली स्व को छिपाते हैं। इसकी जगह तुम नए सवाल पूछने की कोशिश करो, ऐसे सवाल जो तुम्हें ताकत दें। हर किसी के लिए ये सवाल अलग अलग होंगे। लेखक के लिए ये सवाल थे, मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूं और मेरा दिमाग कैसे काम करता है ताकि मैं अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल कर सकूं। ये प्रमुख सवाल सकारात्मक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। ये तुम्हारे दिमाग को एक सकारात्मक, सीमित न होने वाले मोड में ला सकते हैं। इस नए सोचने के तरीके से तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अध्ययनों से पता चला है कि सकारात्मक सोचने वाले लोगों को दिल का दौरा या डिप्रेशन होने का खतरा 13% कम होता है। तो अगली बार जब तुम्हें खुद से ये कहना हो कि मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं हूं या मुझे नहीं आता, तो इसे पलट दो। खुद से कहो, मैं हमेशा से इसमें अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसमें अच्छा नहीं बन सकता। उन वक्तों को याद करो जब तुम सच में कुछ हासिल करने में कामयाब हुए, भले ही थोड़ा ही सही। ये सब तरीके हैं
अपने अंदर के आलोचक को हराने के। तुम अपने अंदर के आलोचक को एक मजाकिया शक्ल दे सकते हो, उसे एक अजीब सा नाम दे सकते हो। जब भी वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसका मजाक उड़ाओ और अपने असली स्व और उस आलोचक के बीच का फर्क समझना सीखो। सकारात्मक सोचना सीखो। इससे तुम्हारा दिमाग जिंदगी की खुशियों और उसके सभी संभावनाओं के लिए खुल जाएगा। खुद को प्रेरित करें। अपने आप को जानो और अपना मकसद तय करो। इससे तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा। लोग अक्सर जुनून और मकसद को एक ही समझ लेते हैं। हम इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किसी ऐसी चीज के लिए करते हैं जिससे हमें बहुत उत्साह मिलता है, जिसे करने में हमें बहुत मजा आता है। लेकिन असल में जुनून और मकसद में बहुत फर्क है। जुनून तो आपकी अंदर की बात है, ये आपके दिल में छिपा होता है। ये दूसरों की आपसे उम्मीदों या उनके विचारों से प्रभावित नहीं होता। दूसरी तरफ मकसद आपके आसपास की दुनिया से जुड़ा होता है। ये ऐसी चीज है जिसे आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं या दुनिया को कुछ दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपको टोकरी बुनने में बहुत मजा आता हो, ये आपका जुनून है। लेकिन हो सकता है कि आपका मकसद दूसरों को टोकरी बुनना सिखाना हो। शायद ये सब थोड़ा पेचीदा लग रहा हो, लेकिन अगर आप हमेशा के लिए प्रेरित रहना चाहते हैं और अपनी ऊर्जा को बनाए रखना चाहते हैं, तो अपने जुनून को पहचानना बहुत जरूरी है और फिर उससे जुड़ा हुआ अपना मकसद ढूंढना है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने आप को जानो और अपना मकसद तय करो। इससे तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए, एक 70 साल के स्वस्थ व्यक्ति हैं। वो हर सुबह 5 बजे उठकर जिम जाते हैं। क्या उन्हें सुबह सुबह उठने या वेट उठाने में इतना जुनून है? नहीं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका एक मकसद है। उनका मकसद अपने पोते पोतियों के साथ खेलने लायक बने रहना है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? सोचिए कि आप कितनी बार किसी काम को करने के लिए खुद को प्रेरित करने के लिए संघर्ष करते हैं। शायद आपको ये सोचना चाहिए कि आप वो काम क्यों करना चाहते हैं। अगर उसका जवाब आपके मकसद से जुड़ा है, तो आप उस काम को करने के लिए ज्यादा प्रेरित होंगे। प्रेरित रहने का एक और तरीका है कि आप खुद को जानें और तय करें कि आप कौन हैं। इन सवालों के जवाब आपके व्यवहार को बदलने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। लेखक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन का उदाहरण देते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने लोगों को 2 समूहों में बांटा। एक समूह से पूछा गया कि वोट देना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। दूसरे समूह से थोड़ा अलग सवाल पूछा गया, एक मतदाता होना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिन लोगों से एक मतदाता होना के बारे में पूछा गया था, वो 13% ज्यादा संभावना थी कि वो चुनाव में वोट डालेंगे। इससे हमें क्या पता चलता है? ऐसा लगता है कि अगर आप खुद को किसी लक्ष्य से जोड़ते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं या किसी आदत को विकसित करना चाहते हैं, तो आपकी प्रेरणा बढ़ जाती है। ये जवाब तो अच्छा लगता है, लेकिन ये पूरा नहीं है। अगर आपकी प्रेरणा कम है, तो उसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। अपने दिमाग को सपोर्ट करें, पूरी नींद लें, सही खाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें। तो आपका मकसद साफ है और आपके अंदर काम करने की इच्छा भी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको रोक रहा हो। ये बाधा सिर्फ ऊर्जा की कमी हो सकती है, जो गलत खाने या पूरी नींद ना लेने की वजह से होती है। पूरी नींद ना लेने से कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो सकती है। इसमें डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, हार्ट डिजीज और यहां तक कि अल्जाइमर भी शामिल है। संक्षेप में कहें तो नींद की कमी मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग सही से काम करे, तो नींद, खाना और व्यायाम बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी नींद लें, सही खाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें। पहली नजर में तो नींद और व्यायाम में कोई संबंध नहीं लगता, लेकिन असल में ये दोनों बहुत जुड़े हुए हैं। नियमित व्यायाम करने से आपको अच्छी नींद आ सकती है। उदाहरण के लिए 16 हफ्ते तक चले एक अध्ययन में देखा गया कि जो लोग जिम जाते थे, उन्हें रोजाना 1.5 घंटा ज्यादा नींद आती थी। शायद ये बात पुरानी हो गई है कि व्यायाम करना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों नहीं करते? हमारे पास तो बहाने की कोई कमी नहीं है। वेट उठाना बोरिंग है, हमारे पास समय नहीं है। जिम की मेंबरशिप महंगी है,
लेकिन सच तो ये है कि व्यायाम के फायदे इन सब बहानों से कहीं ज्यादा है। ये फायदे सिर्फ मांसपेशियां बनाना या वजन कम करना ही नहीं है, ये आपके दिमाग को भी प्रभावित करते हैं। नियमित एरोबिक व्यायाम से आपके हिपोकैम्पस का आकार बढ़ सकता है। हिपोकैम्पस आपके दिमाग का याददाश्त और सीखने का केंद्र है, इसलिए आपके दिमाग को पर्याप्त नींद और अच्छे व्यायाम की जरूरत है। और क्या चाहिए? एक और जरूरी चीज है अच्छा खाना। न्यूरोसाइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर लिसा मोस्कोनी के अनुसार दिमाग को पोषण देने वाले 45 अलग अलग स्रोत हैं। इनमें से टॉप 10 है एवोकैडो, ब्लूबेरी, ब्रोकली, डार्क चॉकलेट, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, सैमन, हल्दी, अखरोट और पानी। नींद, व्यायाम और अच्छा खाना आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये आपकी आदत बन जाए? इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। किसी भी आदत को बनाने में 18 से 254 दिन लग सकते हैं, लेकिन चाहे कितना भी समय लगे, आप कर सकते हैं। एक बार में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे करके ये नई आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। अपनी उत्पादकता बढ़ाएं, फ्लो की स्थिति में आ जाओ और छोटे छोटे कदमों की शक्ति का इस्तेमाल करो। याद कीजिए, वो आखिरी बार कब आप किसी काम में इतने खो गए थे कि आपको समय का ही पता नहीं चला? शायद आप फ्लो की स्थिति में थे। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक जब हम फ्लो की स्थिति में होते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत आसानी से काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमें चुनौती मिल रही है, लेकिन वो चुनौती बहुत ज्यादा नहीं है और हमें जो काम कर रहे हैं उससे संतुष्टि और इनाम मिल रहा है। शायद फ्लो की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे हमारी उत्पादकता बहुत बढ़ जाती है, कभी कभी तो 500% तक। इसका सीधा सा मतलब है कि फ्लो की स्थिति में आ जाओ और छोटे छोटे कदमों की शक्ति का इस्तेमाल करो। फ्लो की स्थिति में कैसे पहुंचे? सबसे पहले तो सभी तरह के विचलनों को दूर करो। अगर आप हर कुछ मिनट में सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं तो आप फ्लो की स्थिति में नहीं पहुंच सकते। दरअसल रिसर्च बताते हैं कि एक बार काम में रुकावट आने के बाद फिर से उस काम में मन लगाने में 20 मिनट तक का समय लग सकता है। इसलिए सुनिश्चित करो कि आपके पास काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय हो। कम से कम 90 मिनट का समय निकालो। 2 घंटे तो सबसे अच्छे हैं और मल्टीटास्किंग करने के लालच में मत आओ। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मल्टीटास्किंग से आपकी उत्पादकता कम हो जाती है। फ्लो की स्थिति में रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें इस स्थिति में नहीं किया जा सकता। अक्सर ये काम या तो बहुत मुश्किल होते हैं या फिर उनमें मजा नहीं आता। तो ऐसे कामों को कैसे किया जाए? आप एक अलग तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे छोटे कदम। मुश्किल या बोरिंग कामों की वजह से हम टाल मटोल करने लगते हैं, लेकिन टाल मटोल करने से बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है। अधूरा काम दिमाग में दबाव बनाता रहता है। सीधे शब्दों में कहें तो जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक आप उस काम के बारे में सोचते रहेंगे। और भी है, टाल मटोल करने से अक्सर हमें गुस्सा भी आता है और हमें शर्मिंदगी भी महसूस होती है। अंदाजा लगाइए कि लोग इन भावनाओं से बचने के लिए क्या करते हैं। वो और भी ज्यादा टाल मटोल करते हैं, लेकिन आप टाल मटोल करने की आदत को तोड़ सकते हैं। किसी भी काम को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। मान लीजिए आपको एक लंबा भाषण लिखना है, तो आप खुद से कह सकते हैं कि आपको पूरा भाषण एक साथ नहीं लिखना है, आप सिर्फ उसका मुख्य बिंदु लिखेंगे। और कौन जाने, हो सकता है कि लिखते लिखते आपको जोश आ जाए और आप ज्यादा लिख लें। इस तरह से काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से आप उस काम को पूरा करने की संभावना बढ़ा देते हैं। अपने पढ़ाई का समय प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करें। आपको क्या लगता है कि बाघ का पढ़ाई से क्या लेना देना है? अगर आप हैरान हैं, तो परेशान होने की कोई बात नहीं। इन दोनों के बीच का संबंध इतना सीधा नहीं है। कई अध्ययनों से पता चला है कि संगीत, मनोत्साह और सीखने में गहरा संबंध है। कुछ तरह का संगीत हमारी सीखने की क्षमता को बहुत बढ़ा सकता है। यहीं पर बाघ की बात आती है। 50 से 80 बीट प्रति मिनट वाला बैरोक संगीत ध्यान केंद्रित करने में बहुत मदद करता है। संगीत एक ऐसा हैक है जो हमें अपने दिमाग की कम ज्ञात विशेषताओं का इस्तेमाल करके सीखने में मदद कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब है
कि अपने पढ़ाई का समय प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करें। जैसे संगीत, गंध भी हमारी पढ़ाई की क्षमता को बढ़ा सकता है। हम अक्सर गंधों को यादों से जोड़ देते हैं। सोचिए कि किसी खास मसाले की खुशबू आपको आपकी दादी की रसोई की याद कैसे दिला देती है। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे अच्छी गंधें हमारी यादों को सामने ला सकती है। अब आप इसे जानते हैं, तो परीक्षा की तैयारी करते समय या कोई प्रेजेंटेशन देने की तैयारी करते समय गंधों का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। अपनी कलाई पर कुछ एसेंशियल ऑयल लगा लीजिए। फिर परीक्षा या प्रेजेंटेशन देने से ठीक पहले फिर से वही ऑयल लगा लीजिए। हो सकता है कि उस गंध से आपको याद करने में मदद मिले। लेखक जिम क्विक कुछ और तरीके भी बताते हैं जिनसे आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप प्राइमेसी और रिसेंसी का फायदा उठा सकते हैं। पाठ के शुरू में जो चीजें आप सीखते हैं वो आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहती है। इसी तरह जो चीजें आप सेशन के अंत में सीखते हैं वो भी लंबे समय तक याद रहती है। इसका मतलब आपके लिए क्या है? अब आप इन सिद्धांतों को जानते हैं तो आप अपनी पढ़ाई की योजना अलग तरीके से बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीजों को आप पाठ की शुरुआत और अंत में रख सकते हैं। बीच में आप कम महत्वपूर्ण चीजें रख सकते हैं। प्राइमेसी और रिसेंसी का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। इस तकनीक में आप अपने काम या पढ़ाई को 25 मिनट के छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, जिन्हें पोमोडोरो कहते हैं। हर 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। ये बहुत आसान है, बस एक टाइमर सेट कर दीजिए। अगर आप पोमोडोरो को एक और तकनीक के साथ मिलाएं तो ये और भी ज्यादा प्रभावी हो सकता है। इस तकनीक को एक्टिव रिकॉल कहते हैं। इसमें आप किसी चीज को पढ़ते हैं और फिर तुरंत चेक करते हैं कि आपको वो याद है या नहीं। ऐसा करने के लिए आप किताब बंद कर दीजिए या वीडियो को रोक दीजिए और जो कुछ भी आपने सीखा है उसे लिख दीजिए। विजुअलाइजेशन तकनीक आपकी याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा सकती है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता किसी मांसपेशी की तरह होती है। जितना ज्यादा आप इसे एक्सरसाइज कराएंगे उतनी ही ज्यादा ये मजबूत होगी। इसे बढ़ाने का एक तरीका है, जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उसकी कल्पना एक चमकते हुए प्रकाश के गोले के रूप में करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस बातचीत को एक चमकता हुआ गोला मान लीजिए। जब आपका ध्यान भटकने लगे तो उस चमकते हुए गोले पर फिर से ध्यान केंद्रित कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि और कुछ भी मौजूद नहीं है। इसे विजुअलाइजेशन तकनीक कहते हैं। इस तरह की ट्रिक से आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। ये तब भी बहुत काम आती है जब आपको चीजों को याद करना होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि विजुअलाइजेशन तकनीक आपकी याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा सकती है। अपनी याददाश्त को ट्रेन करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी याददाश्त या तो अच्छी है या फिर खराब है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी याददाश्त को ट्रेन किया गया है या नहीं। तो आप अपनी याददाश्त को कैसे ट्रेन करेंगे? सबसे अच्छा तरीका है कि आप शब्दों, संख्याओं या किसी भी चीज को याद करने के लिए उन्हें दृश्य छवियों से जोड़ना सीखें। ये कैसे काम करता है, देखते हैं। मान लीजिए आपको इन शब्दों को याद करना है: फायर हाइड्रेंट, गुब्बारा, बैटरी, बैरल, बोर्ड और हीरा। आप इन शब्दों को बार बार दोहराकर याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तरीका कारगर नहीं है। थोड़ी देर बाद ही आपको ये शब्द याद नहीं रहेंगे। इसके बजाय इन शब्दों के बारे में एक पागल सी कहानी बनाइए। कल्पना कीजिए कि एक फायर हाइड्रेंट को गुब्बारों से हवा में उड़ाया जा रहा है, लेकिन गुब्बारों को बैटरियों से फोड़ दिया जाता है और वो बैटरियां बड़े बड़े बैरल के अंदर रखी जाती है। पूरा का पूरा सिस्टम बैरल के अंदर बैटरियां गुब्बारों को उड़ाने के लिए तैयार है। इसे एक बड़े से बोर्ड की तरह उछाला जाता है और अंत में उस बोर्ड को एक बड़े हीरे से सहारा दिया जाता है। देखिए, अब ये शब्द आपके दिमाग में कितनी अच्छे से बैठ गए हैं। प्रेजेंटेशन देने की तैयारी के लिए भी एक ऐसी ही ट्रिक काम आ सकती है। इसे लोकाई मेथड कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले उन 10 मुख्य बिंदुओं को पहचानिए जिनके बारे में आपको बात करनी है। अब किसी ऐसी जगह या कमरे की कल्पना कीजिए
जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। उस कमरे में एक रास्ता सोचिए। अब अपने हर बात करने के बिंदु को उस कमरे में किसी चीज या जगह से जोड़ दीजिए। उदाहरण के लिए, आपके बेडरूम का लैंप आपके मुख्य बिंदु को दर्शा सकता है। अब अपने कमरे में घूमते हुए अपनी प्रेजेंटेशन का अभ्यास कीजिए। अच्छी याददाश्त के साथ आप नई भाषा सीख सकते हैं, बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या किसी भी विषय में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तेजी से पढ़े। पढ़ना सीखने का आधार है और आप इसमें बेहतर हो सकते हैं। सच कहूं तो पढ़ना सबका पसंदीदा काम नहीं है। बहुत से लोगों को पढ़ना मुश्किल, बोरिंग और समय लेने वाला लगता है। ऐसे लोगों के लिए दिन भर काम करने के बाद सबसे अच्छा आराम टेलीविजन देखना या वीडियो गेम खेलना होता है। लेकिन स्टडीज बताते हैं कि पढ़ने की क्षमता और जीवन में सफलता का सीधा संबंध है। जितना बेहतर आप पढ़ेंगे, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और आप सफल होंगे। और एक और बात, पढ़ने से आपके दिमाग को बहुत अच्छा व्यायाम मिलता है। इससे एक साथ कई अलग अलग मानसिक क्रियाएं सक्रिय होती है। इससे याददाश्त तेज होती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया है तो आपने सीखना भी छोड़ दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि पढ़ना सीखने का आधार है और आप इसमें बेहतर हो सकते हैं। आपको लगता है कि आप कितनी तेजी से पढ़ सकते हैं? ज्यादातर लोग 200 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से पढ़ते हैं। हैरानी की बात है कि ज्यादातर वयस्क लोग उतनी ही तेजी से पढ़ते हैं जितनी तेजी से बच्चे दूसरी या 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ना सिखाने की कक्षाएं आमतौर पर दूसरी से 5वीं क्लास के बीच ही खत्म हो जाती है। कुछ लोग धीरे क्यों पढ़ते हैं? इसका जवाब अक्सर सबवोकलाइजेशन में छिपा होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब लोग पढ़ते हैं तो वो मन ही मन में हर शब्द का उच्चारण करते हैं। इससे उनकी पढ़ने की गति सीमित हो जाती है। अगर आप सबवोकलाइज करते हैं तो आप उतनी ही तेजी से पढ़ सकते हैं जितनी तेजी से आप बोल सकते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो निराश होने की कोई बात नहीं। आपका दिमाग बहुत तेजी से काम कर सकता है। सबवोकलाइजेशन कम करने के लिए पढ़ते समय जोर से गिनती कीजिए। बस 1 2 3 ऐसे कहते जाइए जैसे आप पेज पर नीचे जा रहे हैं। पढ़ते समय गिनती करना मुश्किल है, लेकिन इससे आपके दिमाग को सबवोकलाइजेशन कम करने की ट्रेनिंग मिलेगी। आप शब्दों को देखना शुरू कर देंगे, उनका उच्चारण नहीं करेंगे। जब आप ये स्किल सीख लेंगे तो आपको लगेगा कि आप फिल्म देख रहे हैं, भाषण नहीं सुन रहे हैं। सबवोकलाइजेशन कम करने और ज्यादा दृश्य रूप से पढ़ने का एक और अच्छा तरीका है पेसर का इस्तेमाल करना। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप बस अपनी उंगली को पेज पर नीचे की तरफ खिसकाते हुए पढ़िए। यह तकनीक बहुत कारगर है क्योंकि हमारी आंखें चलती हुई चीजों को ट्रैक करने के लिए बनी है। विजुअल पेसर का इस्तेमाल करने से आपकी पढ़ने की गति 25 से 100% तक बढ़ सकती है। बेशक, अगर आप सच में समय नहीं देंगे तो ये कोई भी तकनीक काम नहीं करेगी। इसलिए हर रोज कम से कम 30 मिनट पढ़ने के लिए समय निकालिए। अब जब आप तेजी से पढ़ सकते हैं तो अंतिम पहेली को सुलझाने का समय आ गया है। बेहतर तरीके से सोचना कैसे सीखें? समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझाने के लिए नए और अलग तरीके से सोचने की कोशिश करें। जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन आता है? शायद अल्बर्ट आइंस्टीन या मैरी क्यूरी। लेकिन जीनियस शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनका IQ बहुत ज्यादा है या जो गणित में बहुत अच्छे हैं। बहुत तरह की बुद्धिमत्ता होती है। उदाहरण के लिए वीनस विलियम्स को लीजिए। कई मायनों में वो भी एक जीनियस है। उनमें बॉडी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। मतलब ये कि वो अपने शरीर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से कर सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझाने के लिए नए और अलग तरीके से सोचने की कोशिश करें। नए और अलग तरीके से सोचना अपने आप में किस तरह की बुद्धिमत्ता है, ये जानना सिर्फ पहला कदम है। बेहतर और ज्यादा प्रभावी तरीके से सोचने के लिए और भी बहुत सी ट्रिक्स है। उदाहरण के लिए आप समस्याओं को देखने के लिए अलग तरीके से सोच सकते हैं। ऐसे सोचें जैसे कि आप पहले कभी नहीं सोचे। अपने सोचने के पैटर्न को तोड़िए। ऐसा करने का एक तरीका है थिंकिंग हेड टेक्निक। कल्पना कीजिए
कि आपके पास कई रंगों की टोपियां हैं। अब जब आप किसी समस्या को देखते हैं तो हर कुछ मिनट में टोपी बदल लीजिए। मान लीजिए आपने लाल टोपी पहनी है, इसका मतलब है कि आपको उस स्थिति को भावनात्मक रूप से देखना है। या फिर हरी टोपी का मतलब हो सकता है कि आपको क्रिएटिव होना है, लेकिन कभी कभी इस तरह की उन्नत तकनीक भी काफी नहीं होती। कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको पूरी तरह से अलग तरीके से सोचना होगा। रेखीय, लीनियर नहीं बल्कि घातीय, एक्सपोनेंशियल तरीके से। जब आप घातीय तरीके से सोचते हैं तो आप एक के बाद एक समस्या को नहीं सुलझा रहे होते हैं। इसके बजाय आप समस्या की जड़ को पहचानते हैं और उस पर हमला करते हैं। घातीय सोच के एक समर्थक नवीन जैन है। वो एक इनोवेटर है और उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन टेक्नोलॉजी मेडल भी मिला है। उन्होंने अपनी कंपनी वियोम बनाई। जैन का मानना है कि पुरानी बीमारियां दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। तो क्या उनकी कंपनी इन बीमारियों के इलाज ढूंढती है? नहीं, जैन ने एक अलग तरीका अपनाया। छोटे छोटे समाधान ढूंढने की बजाय उन्होंने समझा कि हमारे इम्यून सिस्टम पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि हमारे आंतों के माइक्रोब्स भोजन को कैसे पचाते हैं। इसलिए जैन ने एक ऐसा टूल बनाया जो किसी व्यक्ति के आंतों के माइक्रोबायोम का विश्लेषण करता है। इससे लोग ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छे हों। हो सकता है कि आपका लक्ष्य जैन जैसी बड़ी चुनौतियों को सुलझाना न हो, लेकिन नए तरीकों से सोचने पर आप समस्याओं को देखने के लिए अलग नजरिया ला पाएंगे। इससे आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हम में से बहुत से लोग अपनी बुद्धि या अन्य क्षमताओं के बारे में गलत धारणाओं से खुद को सीमित कर लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सफल होने के लिए आपको जन्म से ही जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं और प्रेरणा को विकसित करना है। आप अपने मकसद को पहचान कर और उसे हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करके ऐसा कर सकते हैं। फिर बात आती है कई बेहतरीन तरीकों में से सबसे उपयुक्त तरीका चुनने की, पढ़ाई करने के, ध्यान केंद्रित करने के, याद करने के, पढ़ने के और सोचने के। ये सभी तरीके आपकी सीखने की क्षमता को वास्तव में सीमित रहित बना सकते हैं। कार्रवाई योग्य सलाह। नॉट टू डू लिस्ट बनाएं। टू डू लिस्ट उत्पादकता बढ़ाने का एक क्लासिक तरीका है, लेकिन समस्या ये है कि ये आपको अपने कामों को प्राथमिकता देने में मदद नहीं करती है। यहीं पर नॉट टू डू लिस्ट काम आती है। सबसे पहले उन सभी कामों को पहचानिए जो आप बाहरी परिस्थितियों की वजह से नहीं कर सकते। फिर उन कामों को लिखिए जिन्हें आप बेकार का काम मानते हैं। अब उन सभी कामों को लिखिए जिन्हें आप किसी और को दे सकते हैं या जिनके लिए आपके पास पहले से ही कोई सिस्टम है। अब आपके पास उन सभी कामों की लिस्ट है जो आपको आज नहीं करने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और रीडर्स इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें।